इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज का जो इंसिडेंट है हमारा, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो प्लीज़ ये इंसिडेंट ना देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो मैं नहीं चाहता कि 18 साल से कम उम्र वाले लोग देखें। असम के कॉलेज में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स जो कि कपल भी थे, 2018 में वो एक लिव इन में रहना शुरू करते हैं। लेकिन इस सब के दौरान जो इस रिलेशनशिप में लड़की थी जिसका नाम श्वेता था, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। इसके अलावा वो शायद कुछ पैरानॉर्मल चीज़ों में भी इन्वॉल्व थी। इनके बॉयफ्रेंड धीरज ने बताया कि इस दौरान जिस समय वो रिलेशनशिप में थे और उसके बाद जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड ने जब वो इंटीमेट होते थे उसके बाद की एक चीज़ लेके उन पे बहुत भयानक चीज़ें करना शुरू किया। और इन चीज़ों से उनके लिए बाहर निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। कभी कभार ऐसा माना जाता है कि लाइफ पार्टनर चूज करना सबसे बड़ा टास्क होता है। अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए तो लाइफ अच्छी हो जाती है, नहीं तो लाइफ नर्क भी हो सकती है। और क्यों लोग इस तरह की चीज़ें कहते हैं, आज का इंसिडेंट आपको यही क्लियर करेगा, जो कि है असम का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से दिखाते रहना। वीडियोस अगर पसंद आए वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अपने सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया धीरज नाम के एक इंसान ने। धीरज ने बताया इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी 2017 में। धीरज असम के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया 2017 में वो असम के ही एक कॉलेज में अपनी मास्टर्स कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनका घर इस कॉलेज से दूरी पे था, जिसके चलते वो एक अपार्टमेंट लेके कॉलेज के पास ही रह रहे थे। ये जो उनकी मास्टर्स का फर्स्ट ईयर था, ये बहुत अच्छा शुरू हुआ था। उन्होंने बताया उनके दोस्त भी बन गए थे। इनफैक्ट कुछ दोस्त तो ग्रेजुएशन से ही साथ में आगे आ रहे थे। जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही उनकी मुलाकात होती है उन्हीं के कॉलेज, उन्हीं की क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की, जिसका नाम था श्वेता। श्वेता का घर भी इस कॉलेज से काफ़ी दूरी पे था और इसी के चलते वो भी एक रेंटेड अपार्टमेंट लेके ही अपने घर से काफ़ी दूर रह रही थी। जिंदगी इसी तरह से चल रही थी। धीरज ने बताया श्वेता की और धीरज की आपस में बातचीत होनी शुरू होती है। धीरे धीरे दोनों में क्लोजनेस बढ़नी शुरू होती है। दोस्त बनते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं और उसके बाद इवेंचुअली दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। धीरज के अकॉर्डिंग ये जो फेज था उनके रिलेशनशिप का, ये बहुत अच्छा वाला फेज था उनके लिए। रिलेशनशिप का स्टार्टिंग का फेज वैसे भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप धीरे धीरे एक दूसरे को जान रहे होते हो और इस दौरान बटरफ्लाइज भी बहुत सारी होती हैं जो कि आपको और भी एक्साइटेड कर देती हैं इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। वक्त बीतता जाता है। 2017 धीरे धीरे खत्म होने को आ रहा था। धीरज ने बताया ये साल तो निकल जाता है, लेकिन उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो चुका था। इस समय तक श्वेता भी बहुत अच्छे से बिहेव करती है। लेकिन जैसे ही उनका सेकंड ईयर शुरू होता है 2018 में, तो वो दोनों प्लान करते हैं। स्पेसिफिकली श्वेता का ये प्लान था कि वो दोनों साथ में रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब क्योंकि धीरज ने भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो भी चाहता था श्वेता को काफ़ी अच्छे से जानना। वो चाहता था शादी से पहले दोनों एक दूसरे को जान ले, एक दूसरे के बिहेवियर को जान ले, ताकि उसके बाद ज़िंदगी काटना उनके लिए आसान हो जाए। इसके अलावा कुछ और भी पर्क्स थी, जैसे उनको खाना खाने के लिए एक ही जगह जाना पड़ेगा, जिससे लाइफ और भी आसान होगी। ना मिलने की क्रेविंग होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ही रह रहे होंगे। और ऊपर से जो अपार्टमेंट होगा उसका रेंट भी शेयर हो जाएगा। काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें थी जो कि धीरज को भी मजबूर कर देती हैं उसके साथ शिफ्ट होने के लिए। वो एक अपार्टमेंट ढूंढना शुरू करते हैं। इस दौरान उनके लिए एक इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल का काम था, लेकिन इवेंचुअली 1-1.5 हफ्ता लगता है, उनको ये अपार्टमेंट मिल जाता है और इस सेशन की शुरुआत में ही वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट भी हो जाते हैं। धीरज ने बताया स्टार्टिंग के डेज उनके बहुत अच्छे थे। साथ में रहना, अच्छी अच्छी बातें करना, बाहर घूमने जाना शाम के समय, इस तरह की चीज़ें ही चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो नोटिस करना शुरू करता है कि श्वेता में कुछ कमियां थी। कुछ नहीं, इनफैक्ट बहुत सारी थी जो धीरे धीरे खुल के उसके सामने आने वाली थी। धीरज ने बताया कि शाम को अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था। शुरू में तो वो कुछ दिन नहीं गया, क्योंकि वो एडजस्ट हुए थे, किसी तरह से एक साथ रह रहे थे, तो वो नहीं चाहता था कि श्वेता वहाँ पे अकेली रहे। इसी के चलते धीरे धीरे जब वो यूज्ड टू हो जाती है इस जगह के,
तब जाके धीरज उसको कहना शुरू करता है कि शाम को वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाएगा। पहले भी वो जाता था जब पिछले साल वो अपने दोस्तों के साथ रह रहा था। वो जो उनका ये नया अपार्टमेंट था, इस अपार्टमेंट से भी ज्यादा दूरी पे नहीं था। लेकिन श्वेता किसी न किसी बहाने से उसको मना कर देती थी। धीरज ने पहले 1-2 दिन तो समझा इस चीज को, लेकिन उसके बाद उसको समझ आ गया कि शायद श्वेता इंटेंशनली ये सब कुछ कर रही है। वो बहुत सारे रीजंस ढूंढ रहा था, लेकिन उसको ये समझ आता है कि शायद लड़की अकेला रहना यहाँ पे पसंद नहीं कर रही है शाम के समय। तो वो उसको भी कहना शुरू करता है कि चलो मैं तुम्हें भी ले चलता हूँ। लेकिन श्वेता शाम ढलने के बाद कहीं जाती ही नहीं थी, और ना खुद जाती थी ना ही धीरज को जाने देती थी। धीरज ने इनफैक्ट ये भी ट्राई किया कि वो श्वेता को कहे कि शाम को वो उसको उसकी ही फ्रेंड्स के पास छोड़ आएगा, मतलब जिनके साथ वो पिछले साल रह रही थी। वो वहां पे बैठे तब तक धीरज खेल के आ जाएगा। लेकिन इस बात के लिए भी श्वेता बिल्कुल मना कर देती है, साफ इनकार कर देती है। ये चीजें कहीं ना कहीं धीरज को अंदर ही अंदर खा रही थी कि आखिरकार इस सब का रीजन क्या हो सकता है, लेकिन उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। उसने सोचा कि शायद इसको शाम को बाहर जाना पसंद नहीं है और वो चाहती है कि धीरज उसके साथ ही टाइम स्पेंड करे। उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और धीरे धीरे बाहर जाना बंद भी कर दिया। ये तो पहली चीज थी, लेकिन धीरज ने कुछ और भी बताना शुरू किया। उसने बताया कि वो धीरे धीरे नोटिस कर रहा था वो दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे, लेकिन सेक्शन अलग अलग थी, जिसके चलते उन दोनों की क्लासेस अलग अलग लगा करती थी। धीरज ने नोटिस करना शुरू किया कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है श्वेता, वो उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करती जो उसकी पहले वाली फ्रेंड्स थी, मतलब जिनके साथ वो रह रही थी। जब वो शिफ्ट भी हुई थी धीरज के साथ, उस समय भी उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, मतलब बातचीत करने में सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। लेकिन अब क्या ऐसा हुआ है, कभी कभार जो श्वेता की फ्रेंड्स थी वो भी उससे खुल के बातचीत नहीं करना चाहती थी। धीरज नोटिस कर रहा था काफी दिनों से, लेकिन एक दिन उसने उसकी फ्रेंड्स को मौका देख के पूछ ही लिया। जब श्वेता वहां पे नहीं थी, वो अलग सेक्शन में थी। उसकी फ्रेंड्स ने धीरज को कुछ क्लियरली बताया नहीं। इनफैक्ट उन्होंने बातें ऐसे ही घुमा दी कि ऐसे ही वो बात नहीं करना चाहती, श्वेता अपने आप में खुश है तो बेहतर ही है। लेकिन धीरज ने उनका चेहरा पढ़ लिया था कि कहीं ना कहीं उनको बहुत खुशी थी कि श्वेता उनसे दूर हो गई है। श्वेता उनके साथ नहीं रहती, उनसे बात नहीं करती। इस बात से उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिली है और वो शायद बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी श्वेता से। लेकिन श्वेता ने ऐसा किया क्या था, यही धीरज जानना चाहता था। खैर, यहाँ तक की बातें नॉर्मल थी। अब आते हैं सुपरस्टिशियस साइड पे। श्वेता जो थी वो हाथ पढ़ती थी, मतलब किसी का भी हाथ वो देखती थी, लेकिन ज्यादा लोगों का हाथ वो देखा नहीं करती थी। जिनको वो बहुत अच्छे से जानती थी, जिनको समझती थी या फिर जिनके आसपास ज्यादा रहती थी, उन्हीं का हाथ देखा करती थी। धीरज ने बताया श्वेता ने उसका हाथ भी देखा और उसने 100% सही चीजें बताई धीरज को कि इस तरह से उसके पास्ट में चीजें हुई हैं, ऐसा ऐसा हुआ है और फ्यूचर में ऐसे हो सकता है। धीरज के दिमाग में इनफैक्ट उस तरह की चीजें भी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार इस सब का रीजन क्या है, आखिरकार इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है। उसको ये भी लगना शुरू हुआ था कि शायद इस सब के पीछे कोई नॉर्मल नहीं बल्कि पैरानॉर्मल एंगल है, शायद कुछ और है जो अभी तक धीरज को पता नहीं चला था। ऐसा क्यों उसको लग रहा था, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। धीरज ने बताया श्वेता अक्सर बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत टाइम अपनी मौसी के साथ वीडियो कॉल पे रहती थी। इस दौरान वो एक अलग कमरे में होती थी और कभी कभार तो ये वीडियो कॉल्स घंटों चलती थी। ज्यादातर ये वीडियो कॉल्स तब हुआ करती थी जब श्वेता शाम के समय पूजा पाठ किया करती थी। उस समय वो अपनी मौसी के साथ वीडियो कॉल पे होती थी और कुछ मंत्र पढ़ती थी जो कि भगवान के नहीं लगते थे। इनफैक्ट श्वेता ने किसी भगवान की मूर्ति भी नहीं रखी थी जो पूजा घर उसने बनाया था, बस उसने 3 स्टोन्स रखे हुए थे वहां पे। एक बार के लिए धीरज ने उससे पूछा भी तो श्वेता ने उससे बताया कि ये हमारी फैमिली के भगवान हैं, हम इनको ही पूजते हैं। इनफैक्ट उसने धीरज को भी कन्विंस कर दिया उनकी पूजा करने के लिए और धीरज ने कुछ समय उनकी पूजा की भी, लेकिन ज्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट रहती थी वो श्वेता की ही रहती थी। इस दौरान दरवाजा बंद होता था क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी भी तरह से श्वेता की मौसी को ये पता चले कि धीरज और श्वेता साथ में रहते हैं। इसी के चलते कमरा बंद होता था, श्वेता अकेली होती थी, पूजा कर रही होती थी। इसी तरह से टाइम बीत रहा था, लेकिन इस सब में कोई पैरानॉर्मल एंगल भी हो सकता है, ये अभी तक धीरज ने सोचा ही नहीं था। एक और क्रीपी चीज हुई थी जब वो रिलेशनशिप में ही थे। धीरज ने नोटिस किया कि एग्जाम्स का टाइम था और इस एग्जाम के समय ही एक टीचर थी, उसने श्वेता को लगभग 20 से 25 मिनट एक एग्जाम में लिखने ही नहीं दिया। उसकी आंसर शीट ले ली थी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि श्वेता शायद चीटिंग कर रही थी। इसी के चलते श्वेता बाद में इस सब्जेक्ट में फेल भी हुई थी, लेकिन उससे अगले दिन जो इस टीचर के साथ हुआ वो किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था।
और धीरज ये भी जानता था कि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे श्वेता का ही हाथ था। ऐसा क्यों था? असल में जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, ये एग्जाम हुआ था, श्वेता को लिखने नहीं दिया गया था और उसका आर्ग्यूमेंट भी हुआ था इस टीचर के साथ। उस शाम जब वो वापस आई थी तो रात को अपनी मौसी के साथ एक नहीं लगभग 2.5 से 3 घंटे वीडियो कॉल पे ही रही थी। इस दौरान भी उसको कुछ चैंटिंग सी सुनाई दे रही थी, विस्परिंग सी सुनाई दे रही थी, जो कि बहुत क्लियरली धीरज सुन पा रहा था। किसी भगवान का मंत्र नहीं था ये। और लगभग 2.5 से 3 घंटे के बाद जब श्वेता अपने कमरे से बाहर आती है तो उसके हाथ में एक पुड़िया थी, छोटी सी, मतलब कागज के अंदर कुछ रखा हुआ था उसने, जो उसने डायरेक्टली अपने बैग में डाल लिया। खैर इस दौरान धीरज ने पूछा नहीं, उसको लगा शायद कुछ पर्सनल मैटर होगा, क्योंकि कभी कभार श्वेता जो थी वो इस तरह की चीजें करती भी थी। मतलब कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए तो वो अपने भगवान के पास, मतलब जिनको वो पूजती थी, उनके पास जाके पूजा करने बैठ जाती थी। कभी उसको डर लग जाए, कभी उसको लगे कि किसी की नज़र लग सकती है, तो इन सारे केसेस में भी ऐसा ही होता था। इसी के चलते धीरज ने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। अगली सुबह वो दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं, लेकिन धीरज ने बताया जहाँ पे पार्किंग थी, बेसिकली ये जो प्रोफेसर थी, जिस प्रोफेसर ने उसको एग्जाम देने से रोक लिया था 20 से 25 मिनट, वो एक स्कूटी पे आती थी, पार्किंग पे ही लगी होती थी। और जब सुबह वो इस पार्किंग पे पहुंचते हैं तो श्वेता उस पार्किंग में स्कूटी के पास ही रुक जाती है। अब धीरज को ये चीज अजीब लगी कि क्लास लगने वाली है, श्वेता आखिरकार क्या कर रही है, तो वो उसको कहता है कि जल्दी चलो, क्लास लगने वाली है। श्वेता उसको कहती है तुम चलो, मैं जरा रेस्ट रूम यूज करके आती हूँ। ये जो वॉशरूम थे, रेस्ट रूम थे, ये पार्किंग के साथ ही बने हुए थे। धीरज को काफी हद तक बात जायज लगती है कि शायद इसको जाना होगा। वो निकल जाता है और पीछे श्वेता वहीं पे खड़ी थी। अब जब वो आगे जाके लगभग 100 से 150 मीटर के बाद टर्न लेने वाला था, इससे पहले वो पीछे मुड़ के देखता है। जैसे ही पीछे घूम के देखता है तो पार्किंग के पास अभी भी श्वेता वहीं पे खड़ी थी। वो रेस्टरूम गई ही नहीं थी। इनफैक्ट वो स्कूटी से किसी तरह की छेड़छाड़ कर रही थी शायद। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसको लगा कि शायद जाएगी अभी। वो चला जाता है, क्लास लगने वाली थी वहाँ पे पहुँचता है। इसके बाद क्लासेस होती हैं, शाम को वो दोनों वापस पहुँचते हैं और उनको एक खबर सुनने को मिलती है कि ये जो प्रोफेसर थी, इसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था। अब वो समझ गया था कहीं ना कहीं श्वेता का इस सब से लेना देना है। उसने इनफैक्ट पूछा भी। ये खबर जब श्वेता को बताई तो उसके चेहरे पे एक अलग सी सेटिस्फेक्शन थी, जैसे जो वो करना चाहती थी उसने इवेंचुअली वो कर भी लिया था। अब इस सब के दौरान भी धीरज ने बताया बहुत सारी चीजें थी जो कहीं ना कहीं उसको परेशान कर रही थी। ये तो एंगल थे ही जो उसने ज्यादा गहराई से सोचे नहीं थे, क्योंकि उसको लग रहा था किसी तरह का कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद वो खुद ही बहुत स्ट्रेस्ड था। जिस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ श्वेता के ही कंट्रोल में होकर रह गया था। वो बहुत डोमिनेटिंग थी। कभी अगर उससे भी गलती हो जाए तो वो कभी कभार खुद से ही धीरज को डांट भी दिया करती थी। इनफैक्ट चीजें इतनी बढ़नी शुरू हो गई थी कि बात हाथापाई पे आ चुकी थी। धीरज नहीं बल्कि श्वेता कभी कभार उसको थप्पड़ भी मार दिया करती थी अगर कोई आर्गुमेंट ऊपर नीचे हो जाए, और धीरज वहां पे शांति बना के रखता था। वो ये सारी चीजें बेयर कर रहा था, मतलब दोस्तों से दूरी बनाना, इस तरह से उसका वायलेंट होना, इस तरह से उसका डोमिनेटिंग होना, क्योंकि वो देखता था कि शायद उसका पार्टनर लॉयल है और वो ये सब कुछ झेल सकता था। बस उसको लॉयलिटी चाहिए थी, जो कि उसको लग रहा था कि उसको मिल भी रही है। लेकिन धीरज ने बताया एक रात थी जब उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने रैंडमली सोचा कि वो श्वेता का फोन इस्तेमाल करता है, और ये करने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका था। जैसे उसने श्वेता का फोन चेक किया, उसमें उसने बहुत सारे रैंडम लड़कों से बातचीत की थी, लेकिन एक लड़का था जो कि उसके घर के पास ही रहता था और उससे बहुत अजीब सी चैट थी उसकी। ये चैट एक तरह से रोमांटिक चैट थी, जिसमें उसने बात की थी उससे। उसको ये बताया था कि जब मैं घर आऊंगी तो मिलूंगी, नाइट आउट पे चलेंगे और फन करेंगे। ये जो चीज़ें थी ये धीरज कहीं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो बिना देरी किए तभी के तभी श्वेता को उठाता है, उसको कन्फ्रंट करवाता है और उसको ये सब कुछ कहता है कि तू किस तरह की बातें कर रही है। लॉयलिटी की वजह से ही मैंने सब एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। अब शायद श्वेता अगर यहाँ पे सॉरी कहती तो धीरज मान भी जाता, लेकिन उल्टा वो फिर से एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देती है, उसी तरह से डोमिनेंस दिखाना शुरू कर देती है। इनफैक्ट वो खुद ही धीरज को पीटना शुरू कर देती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो। ये चीज़ें धीरज को और भी दुख देती हैं कि एक तो वो इंसान गलत भी है, ऊपर से बढ़ाई भी दिखा रहा है। इसी के चलते धीरज को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी उससे हाथापाई पे आ जाता है। वो भी हाथ उठा देता है और ये जो केस था ये उनके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। ये चीज़ें श्वेता को भी कहीं ना कहीं तोड़ के रख देती हैं, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि धीरज कभी इस तरह से भी बिहेव कर सकता है। उसको हमेशा ये लगता था कि वही डोमिनेटिंग पार्टनर है,
वो बोलेगी और धीरज मान जाएगा, लेकिन ये गलती उसकी धीरज से झेली नहीं गई थी। ये चीज़ें होती हैं, चीज़ें जब बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं। धीरज रात को ही अपना सामान पैक करता है और अपने दोस्त के अपार्टमेंट में चला जाता है। इस समय उसको श्वेता ने भी रोका ही नहीं था। धीरज वहां चला जाता है और उसके बाद से उनकी बातचीत ऑलमोस्ट बंद ही हो जाती है। लेकिन धीरज ने बताया यहीं से उसकी लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक टर्न आया था। जब भी वो अपने दोस्त के अपार्टमेंट में सोने की कोशिश करता था, उसको कभी कभार ऐसा लगता था जैसे उसको कोई पीट रहा है, और ये पीटना उसके सपने में नहीं होता था, कोई पैरानॉर्मल स्टेट में नहीं होता था या उसका वहम नहीं होता था, बल्कि उसको ये दर्द भी होती थी और कभी कभार तो शरीर पे निशान भी दिखते थे। दोस्त भी उसके बहुत परेशान थे ये सारी चीजें देख के, लेकिन ये एक लोती चीज नहीं थी जो अभी तक धीरज के साथ हो रही थी। इसके अलावा उसने नोटिस करना शुरू किया कि लगातार 2 से 3 रातें वो सो ही नहीं पाया था। जब भी वो सोने की कोशिश करता, उसको लगता कि उसके सर पे कोई बहुत जोर जोर से बैंग कर रहा है और ये आवाजें उसको परेशान, फ्रस्ट्रेट कर देती थी। इनफैक्ट कभी कभार बीच रात में वो चीखता भी था। दोस्त भी बहुत डर गए थे इन सारी चीजों की वजह से कि आखिरकार धीरज के साथ हो क्या रहा है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें थी, जैसे वो जो भी खा रहा था उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। वॉमिटिंग के थ्रू सब कुछ निकल जा रहा था। बहुत ज़्यादा वीकनेस उसको आ चुकी थी। सबको लग रहा था शायद नींद पूरी नहीं हो रही है, इसी के चलते वो कुछ डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहा। दोस्तों ने उसको सजेस्ट किया कि बेहतर होगा वो थोड़ी दिन घर चला जाए, वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए, किसी हॉस्पिटल जाए। धीरज भी समझ गया था शायद उसको यही करना ज़रूरी है। इसी के चलते वो घर पहुँचता है, अपनी माँ को सब कुछ बताता है और वहाँ भी किसी भी रात वो सो ही नहीं पा रहा था। माँ बिना देरी की उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, सारे टेस्ट करवाते हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ता। एक डॉक्टर था जो उनका बहुत अच्छा नोन था, उससे कंसल्ट करते हैं और वो उनको दवाई रिकमेंड करता है। ये बेसिकली एक स्लीपिंग पिल थी। ये धीरज को दी जाती है, लेकिन उस पे ये पिल भी काम नहीं करती। इसके बावजूद भी वो सो नहीं पा रहा था और घर पे भी इसी तरह से चीखना चिल्लाना उसकी माँ से सहन नहीं हो रहा था। वो समझ गए थे कि शायद इस सब के पीछे कोई पैरानॉर्मल एंगल भी हो सकता है। इसी के चलते धीरज लगभग 2 हफ्ते की छुट्टी पे गया था। उसकी माँ उसको अलग अलग बाबों के पास, तांत्रिकों के पास लेके जाना शुरू करती है। सब कहते थे कि आज की रात वो अच्छे से सोएगा। कुछ चीजें जैसे कभी कभार कोई धागा, कभी कभार कोई ताबीज या कभी कभार कुछ खाने की चीजें, ये बाबा तांत्रिक दिया करते थे। ये सब करते थे, लेकिन उस रात भी उनको नींद नहीं पड़ती थी। जब ये चीजें होती थी तो फैमिली बाबा या तांत्रिक बदल दिया करती थी। धीरज ने बताया लगभग 11 से 12 दिन हो चुके थे उसको घर आए, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। बहुत ही ज्यादा वीक, फ्रस्ट्रेटेड और एंजाइटी में चला गया था वो। इसी दौरान उनको फाइनली एक तांत्रिक मिलता है जो कि उनका इलाज करने में सक्षम होता है। जैसे ही धीरज और उसकी माँ उनके पास पहुंचते हैं, ये धीरज को बताना शुरू करता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हें मैं अकेले में सब कुछ एक्सप्लेन करूँ। धीरज की माँ बाहर जाती हैं, वो उसको एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि ये सब कुछ तुम्हारे किसी पार्टनर की वजह से हो रहा है और तुम्हारे साथ जो चीज़ें हुई हैं उसमें लगता है कि तुम्हारा खून, यूरिन या फिर स्पर्म का इस्तेमाल हुआ है। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत शॉक्ड करके रख देती है धीरज को। अब धीरज को काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई थी। वो समझ गया था कि मैटर है क्या। जो श्वेता पे उसको डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर होने शुरू हो गए थे। धीरज ने इनफैक्ट ये जो बाबा थे इनको सब कुछ एक्सप्लेन भी किया, किस तरह की चीज़ें थी। वो वीडियो कॉल पे होती थी अपनी मौसी के साथ और इस तरह का सब कुछ किया करती थी। ये बाबा धीरज को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। वो उसको बताते हैं कि असल में वो जो लड़की थी उसकी फैमिली में स्पेसिफिकली शायद उसकी मौसी ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती हैं और वो आगे जो भी जानती हैं वो पास ऑन कर रही हैं उस लड़की को, यानी कि श्वेता को। और जो पत्थर उनको दिए थे वो असल में कोई भगवान नहीं थे बल्कि कुछ और थे। अब क्या थे वो आप खुद ही समझदार हैं। और वो कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें, ये ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस, इस तरह की चीज़ें भी करती थी। इसी के चलते जो उसने अपनी टीचर के साथ भी किया था वो कोई ब्रेक फेल करना या स्कूटी के साथ छेड़छाड़ नहीं थी, बल्कि पैरानॉर्मल एंगल था। उसने स्कूटी की ब्रेक्स को ही बांध दिया था, जिसकी वजह से टीचर के साथ ये सब कुछ हुआ था। और ये जो ब्रेक्स को बांधा था वो ब्लैक मैजिक से बांधा था। खैर धीरज ने चीज़ें एक्सप्लेन की। उसने बताया कि जो सेफ्टी वो यूज़ करता था इंटीमेसी के दौरान वो घर के ही डस्टबिन में डाला करता था। मोस्ट प्रोबेबली वहीं से श्वेता ने इस्तेमाल किया था और धीरज पे ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो रही थी। इवेंचुअली ये बाबा ने बताया अगर वो इलाज नहीं करवाते तो इसी वीकनेस की वजह से बहुत जल्दी उसकी जान भी चली जाती। अब इसके बाद ये जो बाबा थे उन्होंने उसका ब्लड, उसका सेक्रीफाइस लिया और इसके अलावा कच्चा मीट लिया, जिसमें उन्होंने कुछ रिचुअल्स किए धीरज को अपने पास ही बैठा के, और रात को घने जंगल के बीचों बीच इसको छोड़ के आए। उन्होंने धीरज को इसके बाद बताया कि
कि बेहतर होगा इस लड़की से इंटरेक्ट बिल्कुल भी मत करना, जो 5-6 महीने तुम्हारे रहे हैं उससे दूरी बना के ही रखना। धीरज इसके बाद बेहतर होना शुरू हो गया था। उसने बताया वो कॉलेज तो गया लेकिन उस लड़की के आसपास भी नहीं गया। जब भी उसको वो दिखती थी वो रास्ता ही बदल लेता था, ना कभी बात की, और फॉर्चुनेटली ना उनका एग्जाम कोई साथ में हुआ, मतलब सेम कमरे में हुआ, और ना ही उनको कोई सेक्शन शेयर करनी पड़ी, जिसकी वजह से धीरज उससे दूर ही रहा और काफ़ी हद तक बेहतर भी रहा। वो काफ़ी सारी चीज़ें जान गया था। इनफैक्ट जो उस समय श्वेता के आसपास रहते थे उनको भी समझा देता था कि ये लड़की इस तरह की है, बेहतर होगा आप दूरी बना के रखें। इसलिए नहीं कि वो श्वेता का बुरा चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो उन लोगों का अच्छा चाहता था। खैर ये था एक असम का इंसिडेंट जो मुझे लगा आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो दोस्त रिलेशनशिप बना लेते हैं बिना अगले इंसान को जाने, और उसके बाद कुछ इस तरह की चीज़ें भुगतते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इमेजिन करो अगर धीरज को नहीं पता चलता, इस तांत्रिक तक नहीं पहुंचते, तो उसको तो उसका इलाज ही नहीं मिलता। इवेंचुअली शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि 80% आप में से लोगों ने बेल आइकन पे क्लिक ही नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशंस नहीं जाते। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस या तारीफ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।